नमस्कार। आज हम रिश्तों की, आप कह सकते हैं, उलझी हुई दुनिया में झांक रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे हमारे आपसी ताल्लुकात, हमारे रिश्ते हमारी मानसिक सेहत को बनाते हैं या कभी-कभी बिगाड़ भी देते हैं। हाँ, और खास तौर पर हम परिवार और समूह चिकित्सा यानी फैमिली और ग्रुप थेरेपी पर बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये एक डिटेल्ड एकेडमिक दस्तावेज पर आधारित है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि उसमें जो गहरी जानकारी है उसे आसान शब्दों में बातचीत के अंदाज में समझ सकें। सही। तो आज का मिशन है इन दो जरूरी थेरेपी के तरीकों को समझना। मतलब ये कैसे शुरू हुई, इनके पीछे क्या सोच है और ये काम कैसे करती हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो करीबी रिश्ते हैं, हमारा सोशल सर्कल है, वो हमारी दिमागी सेहत के लिए कितना अहम है और थेरेपी कैसे इन्हीं रिश्तों की ताकत का इस्तेमाल करती है बेहतरी लाने के लिए। और ये बात तो है ना, कि फैमिली थेरेपी जब शुरू हुई तो परिवार का मतलब शायद उतना खुला नहीं था जितना आज है। सही कह रहे हैं। और ग्रुप थेरेपी का तो एक बड़ा कनेक्शन दूसरे विश्व युद्ध से है, ये भी काफी दिलचस्प है। हाँ, इन्हीं दिलचस्प पहलुओं को आज थोड़ा कुरेदते हैं। तो चलिए पहले परिवार चिकित्सा यानी फैमिली थेरेपी से शुरू करते हैं। आखिर ये है क्या और कैसे काम करती है? देखिए, फैमिली थेरेपी, जिसे कभी-कभी कपल एंड फैमिली थेरेपी या फिर फैमिली सिस्टम्स थेरेपी भी कहते हैं, इसका नजरिया थोड़ा अलग है। ये किसी एक इंसान की, मतलब उसकी दिमागी परेशानी पर फोकस करने के बजाय पूरे परिवार या जोड़े के बीच जो बातचीत है, जो रिश्ते हैं, उसके सिस्टम यानी पूरे ताने बाने को देखती है। सिस्टम यानी ताना बाना, इसको थोड़ा और समझाएंगे प्लीज। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए जैसे बच्चों के पालने के ऊपर वो घूमने वाला खिलौना होता है ना। हाँ, मोबाइल। हाँ, मोबाइल। उसमें अलग अलग चीजें लटकी होती हैं। अगर आप एक खिलौने को हिलाएंगे तो बाकी सब भी हिलते हैं। एग्जैक्टली। बाकी सब भी हिलने लगते हैं। परिवार भी कुछ ऐसा ही है। एक सदस्य का बर्ताव, उसकी भावनाएं, वो दूसरे सदस्यों को प्रभावित करती हैं और उनसे प्रभावित होती भी हैं। अच्छा। तो फैमिली थेरेपी मानती है कि किसी एक व्यक्ति की समस्या जो दिख रही है, वो अक्सर पूरे परिवार के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी या तनाव का लक्षण हो सकती है। अच्छा, तो थेरेपिस्ट क्या करता है फिर? मतलब वो ढूंढता क्या है? थेरेपिस्ट परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत के तौर तरीकों को देखता है। कौन क्या भूमिका निभा रहा है, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं या शायद बात ही नहीं करते हैं। इन पैटर्न्स को समझता है और मकसद होता है इन पैटर्न्स में बदलाव लाना, ताकि घर का माहौल सुधरे और लोग बेहतर महसूस करें। ये तो वाकई दिलचस्प है कि फोकस व्यक्ति से हटकर रिश्तों पर है। लेकिन जब हम परिवार कहते हैं फैमिली थेरेपी में, तो क्या इसका मतलब वही पारंपरिक माँ बाप बच्चे वाला परिवार होता है? देखिए, शुरू में तो परिभाषा काफी पारंपरिक थी, जिसमें आमतौर पर खून या शादी के रिश्ते वाले लोग ही आते थे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये फील्ड आगे बढ़ी, परिवार की समझ भी ज्यादा खुली हुई है, ज्यादा समावेशी हुई है। अच्छा, कैसे? अब इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके बीच मजबूत, लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते हों, जो एक दूसरे का सहारा बनते हों, भले ही वो कानूनी या खून के रिश्तेदार ना हो। अच्छा। जरूरी है वो भावनात्मक जुड़ाव और एक दूसरे पर निर्भरता, वो फैमिली जैसा रिश्ता। समझ गए। और इसका इतिहास, ये सोच आई कहाँ से? मतलब कब शुरू हुआ ये सब? इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं। 19वीं सदी के इंग्लैंड और अमेरिका में जो समाज सेवा के आंदोलन थे, वहां तक जाती हैं। ओह। लेकिन एक अलग थेरेपी के तौर पर ये 20वीं सदी की शुरुआत में उभरी, खासकर बच्चों के मार्गदर्शन के लिए जो आंदोलन चाइल्ड गाइडेंस मूवमेंट चला और शादी ब्याह की सलाह, मैरिज काउंसलिंग का जो चलन शुरू हुआ, उसके साथ। ठीक है। इसका असली विकास आप कह सकते हैं 1940 और 50 के दशक में हुआ और शुरुआत में इस पर सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस और सामाजिक मनोचिकित्सा, सोशल साइकाइट्री का असर था। तो फ्रॉइड का भी रोल था इसमें शुरू में? हाँ, शुरुआती प्रभाव जरूर था, लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। ग्रेगरी बेटसन और उनके पैलो अल्टो ग्रुप जैसे विचारक थे, उन्होंने साइबरनेटिक्स और जनरल सिस्टम थ्योरी के आइडियाज को इसमें जोड़ा। साइबरनेटिक्स, ये क्या है? साइबरनेटिक्स मतलब वही सिस्टम वाली बात कि कैसे जानकारी या संदेश या भावनाएं परिवार में घूमती हैं, एक सदस्य से दूसरे तक जाती हैं और फिर वापस असर डालती हैं, फीडबैक लूप्स की तरह। अच्छा। उन्होंने खासकर बातचीत यानी कम्युनिकेशन के रोल पर बहुत जोर दिया। तो मतलब इस पर ध्यान गया कि बातचीत कैसे गड़बड़ा सकती है एक परिवार में। बिल्कुल। और इसी दौरान मिल्टन एरिक्सन जैसे कुछ बड़े इनोवेटिव थेरेपिस्ट्स थे, उन्होंने कुछ अनोखे तरीके अपनाए, जैसे विरोधाभासी निर्देश देना,
पैराडॉक्सिकल इंजंक्शंस, विरोधाभासी निर्देश, मतलब ऐसी सलाह देना जो उल्टी लगे ताकि परिवार अपने अटके हुए पैटर्न से बाहर निकले। खैर ये थोड़ा टेक्निकल है। हाँ। फिर लिमन वाइने और थियोडोर लिड्स जैसे शोधकर्ताओं ने सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों वाले परिवारों पर काम किया। अच्छा। उन्होंने देखा कि ऐसे परिवारों में बातचीत के पैटर्न्स अक्सर बहुत अजीब और उलझे हुए होते हैं, भूमिकाएं स्पष्ट नहीं होती। यहीं से आइडेंटिफाइड पेशेंट का कॉन्सेप्ट और मजबूत हुआ। आइडेंटिफाइड पेशेंट, ये आपने पहले भी कहा था, ये क्या होता है? इसका मतलब है वो व्यक्ति जिसे परिवार समस्या मानकर थेरेपी में लाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में बहुत गुस्सा दिखाता है या कहना नहीं मानता, तो परिवार उसे लेकर आता है कि इसे ठीक कीजिए। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन थेरेपिस्ट ये देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे का गुस्सा असल में माँ बाप के बीच चल रहे तनाव का नतीजा हो या घर में कोई और छुपा हुआ मुद्दा हो। ओह। यानी वो बच्चा सिर्फ एक लक्षण है, असली समस्या शायद पूरे परिवार के सिस्टम में है। बच्चा बस उस समस्या को जाहिर कर रहा है। समझ गई। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। ऐसा लगता है कि वक्त के साथ इसमें कई अलग अलग तरीके या आप कह सकते हैं स्कूल बन गए होंगे। हाँ बिल्कुल, 1960 के दशक तक तो कई अलग अलग धाराएं साफ दिखने लगी थी। कौन कौन सी? कुछ तो सीधे सीधे सिस्टम थ्योरी और साइबरनेटिक्स से प्रभावित थी, जैसे कैलिफोर्निया के मेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ी MRI ब्रीफ थेरेपी। ब्रीफ थेरेपी मतलब कम समय वाली? हाँ, जो कम समय में समस्या सुलझाने पर केंद्रित थी। या फिर स्ट्रैटेजिक थेरेपी। दूसरी एक अहम धारा थी अनुभवात्मक, यानी एक्सपीरियंशियल। हाँ, इसमें वर्जीनिया सतीर और कार्ल विटेकर जैसे बड़े नाम थे। ये लोग थेरेपी में भावनाओं को महसूस करने और उन्हें खुलकर जाहिर करने पर बहुत जोर देते थे। मतलब सिर्फ बातों से नहीं, अनुभव से बदलाव लाना। और क्या परिवार के इतिहास पर भी कोई ध्यान देता था? मतलब पिछली पीढ़ियों का असर? जरूर। एक और बहुत अहम धारा थी इंटरजेनरेशनल, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली। अच्छा। इसमें मूरे बोवेन या इवान बॉजोरमैनी नेगी जैसे सिद्धांतकारों ने इस बात पर फोकस किया कि कैसे सेहत या बीमारी के पैटर्न्स, रिश्तों के तरीके, मान्यताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। वो जिनोग्राम जैसे टूल इस्तेमाल करते थे। ये एक तरह का डिटेल्ड फैमिली ट्री होता है जिसमें रिश्तों, घटनाओं, बीमारियों का ब्यौरा होता है ताकि इन पैटर्न्स को समझा जा सके। और वो फ्रॉइडियन असर वाले स्कूल, उनका क्या हुआ? हाँ, वो भी थे। साइकोडायनामिक या ऑब्जेक्ट रिलेशंस वाले स्कूल, ये नाथन एकरमैन जैसे लोगों या ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशन से प्रभावित थे। वो किस चीज पर फोकस करते थे? वो परिवार के सदस्यों की अंदरूनी मनोवैज्ञानिक दुनिया, उनके बचपन के अनुभव, उनके अचेतन अनकॉन्शियस मन पर ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है। इनके अलावा भी कई और तरीके थे, जैसे मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी, जिसमें कई परिवार एक साथ ग्रुप में थेरेपी लेते थे। नेटवर्क थेरेपी, जिसमें परिवार के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शामिल किया जाता था। बिहेवियरल थेरेपी वगैरह। अरे बाप रे, इतने सारे तरीके! आजकल क्या होता है? क्या थेरेपिस्ट कोई एक ही तरीका अपनाते हैं या नहीं? आजकल ज्यादातर थेरेपिस्ट एक्लेक्टिक या इंटीग्रेटिव होते हैं। एक्लेक्टिक मतलब वो किसी एक स्कूल या तरीके से बने नहीं रहते। वो क्लाइंट की जरूरत और स्थिति के हिसाब से अलग अलग मॉडल से तकनीकें और आइडियाज उधार लेकर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, और पिछले कुछ दशकों में कुछ नए दृष्टिकोण भी काफी प्रभावशाली रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चरल थेरेपी, कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोल्यूशन फोकस्ड, नैरेटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल यानी CBT का फैमिली वर्जन, और मल्टी सिस्टमिक थेरेपी MST, खासकर मुश्किल बच्चों और किशोरों के लिए। तो अगर कोई फैमिली थेरेपी सेशन में जाता है तो वहाँ असल में होता क्या है? कौन सी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं? देखिए, तकनीकें तो बहुत तरह की हो सकती हैं। ये थेरेपिस्ट के अप्रोच और परिवार की जरूरत पर निर्भर करता है। जैसे कुछ उदाहरण? हो सकता है बातचीत के तरीके सुधारने पर काम हो, कम्युनिकेशन थ्योरी, या परिवार को उनकी स्थिति या किसी सदस्य की बीमारी के बारे में जानकारी दी जाए, साइको एजुकेशन। हाँ। सिस्टम थ्योरी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके रिश्तों के पैटर्न को समझने में मदद की जा सकती है, या फिर रिश्तों को बेहतर बनाने की सीधी शिक्षा, रिलेशनशिप एजुकेशन दी जा सकती है, जैसे लड़ाई सुलझाने के तरीके सिखाना। और कितने सेशन होते हैं? क्या हमेशा सब लोग साथ में आते हैं? सेशन कितने होंगे ये समस्या की गंभीरता और परिवार कितना मोटिवेटेड है इस पर निर्भर करता है। औसतन मानकर चलें 5 से 20 सेशन हो सकते हैं, पर कभी-कभी कम या ज्यादा भी लग सकते हैं। और सब साथ आते हैं? हाँ, अक्सर थेरेपिस्ट एक ही समय में परिवार के कई सदस्यों से मिलते हैं,
कभी कभी अलग अलग सदस्यों से अकेले भी मिल सकते हैं या सिर्फ कपल से मिल सकते हैं। और साथ में मिलने का क्या फायदा है? इसका बड़ा फायदा ये है कि थेरेपिस्ट सीधे देख पाता है कि लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, कौन किसकी बात काटता है, कौन चुप रहता है, कौन हावी होता है। वो पैटर्न साफ दिख जाते हैं। बिल्कुल, वो सब पैटर्न्स वहीं सामने आ जाते हैं और इससे ये भी पता चलता है कि हर सदस्य एक ही स्थिति को कितने अलग नजरिए से देखता है। उनकी अपनी अपनी कहानी होती है। तो कुल मिला के फोकस किसी एक की दिमागी गहराइयों में उतरने से ज्यादा रिश्तों के इस डांस पर है। हाँ, ज्यादातर स्कूलों में यही होता है। जोर इस बात पर होता है कि लोगों के बीच क्या हो रहा है, बीच में। हाँ ना कि सिर्फ किसी एक के मन के अंदर क्या चल रहा है। हाँ। हालांकि जैसा मैंने कहा, इंटरजेनरेशनल या साइकोडायनामिक जैसे स्कूल व्यक्ति के इतिहास और अंदरूनी दुनिया को भी अहमियत देते हैं, लेकिन आखिरकार फैमिली थेरेपिस्ट का काम रिश्तों को समझना और सुधारना है। वो रिलेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। ठीक है, ये तो वही परिवार की बात बहुत अच्छी तरह समझ आया, लेकिन कई बार हमें सहारा या समझ परिवार के बाहर के लोगों से मिलती है या जरूरत होती है। यही शायद ग्रुप थेरेपी यानी समूह चिकित्सा की भूमिका आती है। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत चिकित्सा से कैसे अलग है, मतलब 1-to-1 से? हाँ, समूह चिकित्सा में जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक या ज्यादा थेरेपिस्ट एक साथ कई लोगों के छोटे समूह का इलाज करते हैं। कितने लोग होते हैं आमतौर पर? आमतौर पर 6 से 12 लोग। तो ये 1-to-1 थेरेपी से एकदम अलग होता है। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसे इसलिए अपनाया गया था क्योंकि ये सस्ता पड़ता था। एक ही समय में कई लोगों का इलाज हो जाता था। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव था। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव था। लेकिन जल्द ही ये समझ आ गया कि ग्रुप में होने का, उस ग्रुप एक्सपीरियंस का अपना ही एक अनोखा और शक्तिशाली चिकित्सीय असर होता है। वो 1-to-1 में नहीं मिल सकता। तो इसका मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं था? बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को उनकी भावनात्मक मुश्किलों से निकलने में मदद करना और उनके व्यक्तिगत विकास को, पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देना। क्या ये सपोर्ट ग्रुप जैसा होता है? ये सिर्फ एक सपोर्ट ग्रुप, जैसे किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का समूह, या स्किल सिखाने वाला ग्रुप, जैसे गुस्सा काबू करना सिखाने वाला, से अलग है, उनसे ज्यादा गहरा होता है। कैसे? खासकर साइकोडायनामिक ग्रुप थेरेपी में ग्रुप के अंदर जो बातचीत होती है, सदस्य एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वो खुद ही बदलाव लाने का एक ताकतवर जरिया बन जाता है। ग्रुप एक मिनी सोसाइटी जैसा बन जाता है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे असली पहचान मिली। कैसे? जेकब एल मोरेनो, जिन्होंने साइको ड्रामा विकसित किया। साइको ड्रामा वो क्या होता है? उसमें लोग एक्टिंग के जरिए रोल प्ले करके अपनी समस्याएं एक्सप्लोर करते हैं। खैर, मोरेनो ने ग्रुप थेरेपी को बहुत बढ़ाया और फिर इरविन यालोम। हाँ, यालोम का नाम मैंने सुना है। हाँ, उनकी किताब द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी आज भी क्लासिक मानी जाती है। उन्होंने ग्रुप थेरेपी को समझने और करने के तरीके में क्रांति ला दी। और ब्रिटेन में भी विश्व युद्ध का असर था, आपने कहा। हाँ, ब्रिटेन में S.H. फॉल्क्स और विल्फ्रेड बियॉन, ये दोनों मनोविश्लेषक थे। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों में कॉम्बैट फिटीग यानी लड़ाई के तनाव से पैदा हुई मानसिक थकान के इलाज के लिए ग्रुप थेरेपी का इस्तेमाल किया। अच्छा, सैनिकों के लिए? हाँ, और उन्होंने मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को ग्रुप सेटिंग में लागू किया। उन्होंने एक बहुत अहम बात पहचानी, ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस, ये शब्द पहले भी आया था शायद। ये क्या है? ट्रांसफरेंस का मतलब है अपनी पुरानी भावनाओं को, खासकर बचपन के रिश्तों जैसे माता पिता या भाई बहन के साथ जुड़ी भावनाओं को अनजाने में किसी और व्यक्ति पर डाल देना। आज के किसी रिश्ते में? जैसे हो सकता है आप अपने बॉस पर बेवजह गुस्सा हो रहे हो क्योंकि वो आपको अनजाने में आपके दबंग पिता की याद दिलाते हैं। या आप किसी दोस्त पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए क्योंकि वो आपकी माँ जैसा ध्यान रखते हैं। अच्छा, ये अनजाने में होता है। हाँ, बिल्कुल। तो बी और फॉल्क्स ने देखा कि ग्रुप में ये ट्रांसफरेंस सिर्फ थेरेपिस्ट पर ही नहीं होता, बल्कि सदस्य एक दूसरे पर भी अपनी पुरानी भावनाएं और उम्मीदें डालते हैं। और उन्होंने ग्रुप अनकॉन्शियस का आइडिया भी दिया। यानी जैसे एक व्यक्ति का अचेतन मन होता है, वैसे ही पूरे ग्रुप का भी एक सामूहिक अचेतन होता है, जो ग्रुप की बातचीत, उसके तनाव और व्यवहार को प्रभावित करता है। ये तो काफी गहरा कॉन्सेप्ट है। आपने इरविन यालम का जिक्र किया। उनकी किताब बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने कुछ चिकित्सीय कारक यानी थेरेप्यूटिक फैक्टर्स बताए थे जो ग्रुप थेरेपी को असरदार बनाते हैं। वो क्या है? हाँ, यालम ने बहुत काम किया इस पर।
उन्होंने ग्रुप सदस्यों के अनुभवों का अध्ययन करके बताया कि ग्रुप में ऐसा क्या होता है जिससे लोगों को असल में फायदा पहुंचता है। उन्होंने कई कारक पहचाने। कुछ खास बताएंगे? हाँ बिल्कुल। पहला है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। ये एहसास के अरे मैं अकेला नहीं हूँ, दूसरे लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं या ऐसी ही मुश्किलों से गुजरे हैं। ये तो बहुत राहत देता होगा। हाँ, ये अकेलेपन को कम करता है और हिम्मत देता है कि आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं। दूसरा है परोपकारिता, एल्ट्रुइज्म। हाँ, परोपकारिता मतलब दूसरों की मदद करना। हाँ, जब ग्रुप के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, सलाह देते हैं, सहारा बनते हैं, तो उन्हें खुद बहुत अच्छा महसूस होता है। दूसरों के काम आने का एहसास आत्मसम्मान बढ़ाता है। ये सिर्फ मदद लेना नहीं, देना भी हीलिंग है। ये तो वाकई ताकतवर लगते हैं। और कौन से हैं? तीसरा है आशा जगाना, इंस्टिलेशन ऑफ होप। जब आप ग्रुप में दूसरों को अपनी मुश्किलों से उभरते हुए या प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं, तो आपको भी उम्मीद मिलती है कि हाँ, बदलाव मुमकिन है, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। हाँ, दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखकर हिम्मत मिलती है। बिल्कुल। चौथा है जानकारी देना लेना, इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। सदस्य एक दूसरे से व्यवहारिक जानकारी भी सीखते हैं। जैसे किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में, या डिप्रेशन से निपटने के तरीकों के बारे में, या किसी सरकारी योजना के बारे में। ये सीधी मदद भी मिलती है। ठीक। पांचवा, जो बहुत दिलचस्प है, परिवार के पुराने अनुभवों को सुधारना, करेक्टिव रिकैप्चुलेशन ऑफ द प्राइमरी फैमिली एक्सपीरियंस। ये क्या है, दोबारा बताएंगे? हाँ, अक्सर लोग ग्रुप में अनजाने में वही भूमिका निभाने लगते हैं जो वो अपने परिवार में निभाते थे। शायद हमेशा चुप रहने वाले, या सबको खुश करने वाले, या झगड़ालू, या जिम्मेदार बड़े भाई बहन जैसा। अच्छा। ग्रुप एक सुरक्षित जगह बन जाता है जहाँ थेरेपिस्ट की मदद से इन पुराने पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें समझा जा सकता है और बदला जा सकता है। ग्रुप एक तरह का नया सुधरा हुआ परिवार बन सकता है। वाह, यानी ग्रुप एक तरह की सामाजिक प्रयोगशाला बन जाता है जहाँ अपने तरीके आजमा सकते हैं। बिल्कुल। छठा कारक यही है, सामाजिक कौशल विकसित करना। ग्रुप में लोग नए और सेहतमंद तरीके से दूसरों से जुड़ना सीखते हैं, अपनी बात कहना सीखते हैं, दूसरों की सुनना सीखते हैं, फीडबैक देना लेना सीखते हैं। वो सुरक्षित माहौल में नए व्यवहार आजमा सकते हैं। सातवां है नकल करना। सदस्य, थेरेपिस्ट और दूसरे ग्रुप मेंबरों के अच्छे व्यवहार को, मुश्किलों से निपटने के उनके तरीकों को देखकर सीखते हैं और उन्हें अपनाते हैं। वो रोल मॉडल मिलते हैं। ठीक है। आठवां, और जिसे यालोम अक्सर सबसे जरूरी मानते थे, वो है समूह का जुड़ाव मतलब बॉन्डिंग। हाँ, यानी ग्रुप में अपनेपन, भरोसे और स्वीकृति का माहौल। जब सदस्य महसूस करते हैं कि वो इस ग्रुप का हिस्सा हैं, उन्हें यहाँ समझा और स्वीकार किया जाता है, कोई जज नहीं कर रहा, तो ये अपने आप में बहुत हीलिंग होता है। यही जुड़ाव लोगों को ग्रुप में टिके रहने और मुश्किल बातों का सामना करने की हिम्मत देता है। इतने सारे फायदे, क्या और भी हैं? मतलब ये लिस्ट खत्म हुई या? नहीं, कुछ और भी हैं। जैसे अस्तित्व संबंधी कारक, एग्जिस्टेंशियल फैक्टर्स, यानी जीवन की जो बड़ी सच्चाइयां हैं, जैसे अकेलापन, मौत का डर, जीवन का अर्थ, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, इन मुश्किल मुद्दों का सामना करना सीखना। फिर कथारसिस। हाँ, अपनी दबी हुई भावनाओं जैसे गुस्सा, दुख, डर, शर्म, इनको ग्रुप में खुलकर व्यक्त करने से जो भावनात्मक राहत मिलती है, हाँ, मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल। फिर पारस्परिक सीख, इंटरपर्सनल लर्निंग, दूसरों से मिलने वाले फीडबैक से ये समझना कि आपका व्यवहार उन पर क्या असर डालता है। अपनी अंधी जगहों को पहचानना, ब्लाइंड स्पॉट्स। हाँ, वो बातें जो हम अपने बारे में नहीं देख पाते पर दूसरों को दिखती हैं। अच्छा। और आखिर में आत्मसमझ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इन सब से गुजरकर अपनी समस्याओं की जड़ों को, अपने व्यवहार के पीछे छिपी अचेतन इच्छाओं या डर को गहराई से समझना, इंसाइट मिलना। वाह, ये तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ग्रुप थेरेपी मदद करती है। हाँ, ये सब कारक मिलकर ग्रुप को बदलाव का एक शक्तिशाली इंजन बनाते हैं। तो ग्रुप के सेशंस चलते कैसे हैं? मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है? क्या कोई खास नियम होते हैं? आमतौर पर ग्रुप हफ्ते में 1 या 2 बार मिलते हैं। हर सेशन करीब 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है। और कब तक चलते हैं? कुछ ग्रुप तय समय के लिए होते हैं, जैसे 12 हफ्तों के लिए या 6 महीनों के लिए। इन्हें टाइम लिमिटेड ग्रुप कहते हैं, जबकि कुछ अनिश्चित काल तक चलते रहते हैं। सदस्य आते जाते रहते हैं। अच्छा, और क्या नए लोग बीच में आ सकते हैं? ये ग्रुप के टाइप पर निर्भर करता है। कुछ ग्रुप क्लोज्ड होते हैं, यानी एक बार ग्रुप बन गया तो नए सदस्य नहीं जुड़ते। इससे ग्रुप में गहरा भरोसा और जुड़ाव बन पाता है। ठीक है। कुछ ओपन होते हैं, जिनमें पुराने सदस्य जब ठीक हो जाते हैं तो चले जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते रहते हैं।
ये लंबे समय तक चलने वाले ग्रुप्स में होता है। और सेशन के अंदर क्या होता है? लोग बस बातें करते हैं? हाँ, बातें ही मुख्य होती हैं। सेशन के दौरान सदस्यों को खोलकर उन मुद्दों पर बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिनके लिए वो थेरेपी में आए हैं। अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपनी परेशानियां, अपने रिश्ते, सब कुछ। थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है? थेरेपिस्ट का काम होता है एक सुरक्षित, भरोसेमंद और स्वीकार करने वाला माहौल बनाना। वो ये पक्का करता है कि बातचीत सम्मानजनक रहे। नियम भी होते होंगे कुछ? हाँ, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी एक बुनियादी नियम होता है। यानी ग्रुप में कही बातें ग्रुप के बाहर किसी से शेयर नहीं करनी है। ये बहुत जरूरी है ताकि लोग खुलकर बोल सकें। बिल्कुल। थेरेपिस्ट ग्रुप की बातचीत को दिशा देता है, लेकिन कंट्रोल नहीं करता। वो सदस्यों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है, उनके सकारात्मक व्यवहार को सराहता है और उनके बीच की समानताओं पर जोर देता है ताकि वो सार्वभौमिकता वाला एहसास बढ़े। वो मुश्किल भावनाओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, अगर आपको ग्रुप थेरेपी के सबसे बड़े फायदों को मतलब निचोड़ बताना हो तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं। एक तो ये लोगों को अपनी मुश्किलों को एक सुरक्षित दायरे में मतलब ग्रुप में फिर से जीने और समझने का मौका देता है, और फिर दूसरों के सहारे उनके दिए विकल्पों और तसल्ली से उन्हें हल करना सिखाता है। दो, ये दूसरों से जुड़ने के नए, ज्यादा सेहतमंद और संतोषजनक तरीके सीखने का अवसर देता है जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं सीखे। सही। तीन, ये अकेलेपन के गहरे एहसास को कम करता है। ये जानना कि दूसरे भी ऐसी ही चुनौतियों से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं और वो ठीक हो गए या हो रहे हैं, इससे बहुत उम्मीद और राहत मिलती है। हाँ, वो अकेलापन कम होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और चार, जब ग्रुप में वो जुड़ाव और भरोसा पनपता है तो सदस्य एक दूसरे की सच्ची परवाह करना और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना सीखते हैं। उन्हें एक समुदाय मिलता है। तो हमने देखा कि परिवार और समूह चिकित्सा दोनों ही हमारी सोच को थोड़ा बदलते हैं। ये हमें सिर्फ व्यक्ति के अंदर झांकने के बजाय उसके आसपास के रिश्तों और सामाजिक माहौल पर ध्यान देने को कहते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ किसी एक इंसान की प्रॉब्लम को फिक्स करने की बात नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम, उस पूरे जाल को समझने और उसमें बदलाव लाने की कोशिश है जिसमें वो इंसान जी रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों तरीके इस बात पर जोर देते हैं कि बातचीत कितनी जरूरी है, एक दूसरे को समझना कितना जरूरी है, सहारा मिलना कितना जरूरी है, और कहीं अपनेपन का एहसास होना, वो बिलोंगिंगनेस कितनी जरूरी है। ये हमें दिखाते हैं कि हमारे रिश्ते हमारी दिमागी और भावनात्मक सेहत पर कितना गहरा असर डालते हैं। और ये भी कि इन रिश्तों के अंदर रहकर भी सकारात्मक बदलाव मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और ये समझ तो किसी के लिए भी फायदेमंद हो सकती है जो अपने आपसी रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, चाहे वो परिवार के अंदर हो, दोस्तों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो या काम की जगह पर हो। आज की इस काफी गहरी चर्चा को समेटते हुए हमने परिवार और समूह मनोचिकित्सा की इस दिलचस्प दुनिया की, आप कह सकती हैं, एक सैर की। हाँ, हमने उनके इतिहास को छुआ, उनके पीछे के मूल विचारों को समझा, उन कारकों को जाना जो उन्हें असरदार बनाते हैं और उनके अलग अलग दृष्टिकोणों पर भी नजर डाली। हाँ, और ये साफ है कि ये थेरेपी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को देखने का एक अलग नजरिया देती है, एक ऐसा नजरिया जो व्यक्ति से परे उसके रिश्तों और उसके माहौल को बहुत अहमियत देता है। और अंत में ये एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाता है सोचने को, हमारे अपने जीवन में, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार, हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों को वो कौन सी अनदेखी पारिवारिक व्यवस्थाएं या समूह की गतिकी हैं जो चुपचाप हमें प्रभावित कर रही होंगी, जिनके बारे में हमने शायद कभी सचेत होकर सोचा ही नहीं। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। अपने रिश्तों के पैटर्न्स पर गौर करना। बिल्कुल। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और सीखते रहें।